हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम निकलने के बाद हमें मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें हमें आंसर राइटिंग करना होता है। यहाँ हम कलम से मस्त आंसर लिखते हैं, जिससे हमें अच्छा नंबर मिलता है। तो हम किस प्रकार लिखें कि हमें अच्छा से अच्छा नंबर मिले। तो आप लोग को पता है कि मेंस में हमें 4 पेपर देना होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 1 में हमें ज्योग्राफी देखने को मिलता है। तो उसी विषय से आज हम एक प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इस प्रश्न को मैं अच्छा से आप लोग के साथ डिस्कस करके आंसर राइटिंग किस प्रकार किया जाता है यहाँ बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप लोग के सामने मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न क्या है? भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो आपको पता है जो क्वेश्चन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमें बोला जाता है 150 शब्दों में लिखने का, एक आता है 250 शब्दों का लिखने का। तो 250 शब्द वाला जो रहता है वो रहता है 15 नंबर का, और 150 वाला जो रहता है वो रहता है 10 नंबर का। तो ये जो प्रश्न है ये 250 शब्दों में हमें लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखे, चलिए ये हम देख लेते हैं। हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं, मटेरियल को अपने दिमाग में घुसा लेते हैं कि यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत में बहुत से ज़्यादा वन प्रदेश मध्य प्रदेश में है, इसका तट रेखा इतना है। तो ये सब को हमें लिखना भी होता है। तो किस प्रकार लिखना है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा भारत है ये एक प्रायद्वीप भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है ये जो भारत है इसका जो 3 भाग है, मतलब ये जो एरिया है यह पानी से घिरा हुआ है। आपको पता है कि भारत के इस तरफ आपको अरब सागर देखने को मिलता है और इधर आपको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। तो इसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं या प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। तो भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि छूट गया है, मेरे से गलती हो गया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7,500 किलोमीटर तक। कितना है? 7,500 किलोमीटर तक तट रेखा है। और तट रेखा में आपको पता है कि तट रेखा पर हमें बहुत ही ज़्यादा संसाधन देखने को मिलता है। संसाधन हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि नदी जो होता है वह नदी अपने साथ जो अवसाद होता है उसे बहा कर लाता है और समुद्र के तट पर छोड़ देती है। वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संसाधन देखने को मिलता है। हाल ही में आपको न्यूज़ मिला होगा कि इधर बंगाल की खाड़ी पे एक तेल के मतलब वहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ये करंट अफेयर का न्यूज़ है। तो वहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपको तेल का, प्राकृतिक गैस का, ये सब जितना भी संसाधन ये सब देखने को कहाँ मिलता है? यहाँ पर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मतलब किसी भी देश के जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहीं पर देखने को मिलता है। तो वही यह प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो इतनी लंबी तट रेखा है वहाँ पर जो संसाधन है उसकी क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए, एवं जो तटवर्ती इलाका है उसमें प्राकृतिक जो आपदा होती है उसमें जो खतरा होता है उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या तैयारी की जा रही है या किया जाता है उसे भी बताना होगा इस प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए हम चलिए किस प्रकार आंसर लिखना होता है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर से स्टार्ट करना होगा और परिचय देना होता है। परिचय आपको कम से कम शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए अरब सागर, अरब सागर मतलब भारत के इस तरफ है अरब सागर। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के साथ भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा प्रचुर संसाधन क्षमताओं जैसे लाभों के साथ साथ प्राकृतिक खतरे के प्रति तैयारियों के संबंध में प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत करती है। पता है संसाधन तो है, लेकिन आपको देखने को मिलता है हर वर्ष कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों में
जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर आपको भारी जान माल और आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन संसाधन की बात करें, संसाधन बहुत ही ज़्यादा है। तो संसाधन के साथ साथ हमें उस खतरे से निपटने के लिए जो जो तैयारी करना होता है उसे किस प्रकार कम किया जाए वो भी हम देखना, क्योंकि तटवर्ती इलाका है तो ऑब्वियसली प्राकृतिक घटना जो है बारिश का होना, मानसून का आना, चक्रवात का आना, वो तो मतलब कम नहीं हो सकता है और ना ही वो आना बंद होगा। तो हमें उन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भारत की तट रेखा से संबंधित संसाधन क्षमताएं, यानी कौन कौन से हमें वहाँ पर संसाधन देखने को मिलता है तटवर्ती इलाकों में। तो सबसे पहला जो संसाधन हमें देखने को मिलता है वो है मत्स्य पालन। मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली का जो पालन किया जाता है। तो भारत की तट रेखा मत्स्य पालन के लिए प्रमुख लाभ प्रदान करती है। यहाँ पर जो भारत है बहुत ही ज़्यादा हमें मत्स्य पालन देखने को मिलता है तटवर्ती इलाकों में। आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। एक संपन्न मत्स्य उद्योग की सुविधा प्रदान करने के साथ देश की खाद्य सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंदरगाह और नौवहन। तो समुद्र तट पर, जो समुद्र तट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है बम्बई, चेन्नई, कोलकाता में कई प्रमुख बंदरगाह हैं जो व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधा प्रदान करता है। आपको पता है कि जितना भी ज़्यादा मतलब जितना जो व्यापार हो रहा है ये सब बंदरगाह के माध्यम से ही हो रहा है। विदेशों से जो क्रूड ऑयल आता है वो सब बंदरगाह के माध्यम से, मतलब नौवाहन जल जहाज़ के माध्यम से ही आता है और आकर वो कहाँ पर रुकता है, बंदरगाहों पर रुकता है, जो कि तटवर्ती इलाकों पे आपको देखने को मिलता है। जिसमें से प्रमुख बंदरगाह आपको देखने को मिलता है एक बम्बई बंदरगाह, एक चेन्नई बंदरगाह और एक कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद पर्यटन। हम अगर आपसे पूछे कि आपको भारत में कहीं पर अगर जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपका सबसे पहला उत्तर रहेगा गोवा। गोवा क्यों? क्योंकि गोवा एक तटवर्ती राज्य है। वहाँ पर जितना भी पर्यटन जाते हैं घूमने के लिए सब उसी बेनिफिट को देखते हैं कि वो समुद्र किनारे हैं, वहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है घूमने पर। तो इसीलिए मतलब सब जाने के लिए खोजते हैं गोवा पर। और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करते, गोवा ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि गोवा उसीलिए फेमस है। तो जो ये पर्यटन है, पर्यटन का मतलब क्या होता है, ट्रेवलिंग, या जो लोग मतलब वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो गोवा हो गया, केरल हो गया, अंडमान निकोबार मतलब लोग डर के कारण नहीं जाते क्योंकि वो है एक आदिवासी वाला इलाका है, वहाँ पर डर लगता है। लेकिन अभी सरकार द्वारा ऐसा वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर मस्त अभी पोर्ट भी खुल गया है, न्यू पोर्ट। तो अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, यानी बहुत ही मस्त आपको सुंदर सुंदर वहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है, प्राकृतिक आकर्षण के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, अगला है खनिज संसाधन। आपको पता है कि जो मोनाजाइट रेत है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? मोनाजाइट रेत आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, देखने को मिलता है ना। और भी बहुत ऐसे राज्य है जो कि कम मात्रा में देखने को मिलता है वहाँ पर मोनाजाइट रेत। तो ये क्या, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो देखिए तटीय क्षेत्र प्राय खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं, जिसमें रेत, ग्रेनाइट और मोनाजाइट जैसे खनिज शामिल होते हैं। तो ये सब आपको खनिज संसाधन देखने को मिलता है कहाँ पर? तटीय क्षेत्र में। तो उड़ीसा भी एक तटीय क्षेत्र है, आपको पता है, कोस्टल स्टेट है। फिर हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कितना मस्त हम आंसर लिखने का प्रयास किए हैं, इस प्रकार आपको भी लिखना है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर आप भी अपने अनुसार इसको क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा
भारत की तट रेखा में विशेष रूप से अपतटीय पवन और ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, इसलिए सरकार द्वारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है कि नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। और भारत एक जो कि तटवर्ती इलाका है, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो कि है वो है प्राकृतिक खतरे से निपटने की तैयारी। अब हो गया संसाधन की बात हम कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं कि जो खतरा है इस खतरे से कैसे निपटा जाए। तो देखिए पहला क्या है, भारत की तटरेखा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन यह चक्रवात, सुनामी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि सहित प्राकृतिक खतरे के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है। संसाधन तो दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हमें आपदा मतलब जो कि पर्यावरणीय घटना होते हैं वो भी हमें देखने को भारत में मिलता है। भारत की सक्रिय रूप से समुद्र के जल स्तर में होने वाले परिवर्तन की निगरानी, मैंग्रोव का संरक्षण करने एवं तटीय अवसंरचना में अनुकूलता को बढ़ाने के साथ नवीकरणीय नियोजन में संलग्न है। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या क्या मतलब सावधानी बरतना होगा प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पहला देखा कि जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव का मतलब क्या होता है, दलदली इलाका, वहाँ पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे कि जो हवा होता है वो तटवर्ती प्रदेशों में आकर ना टकराएं। ठीक है, अगला जो कि है यहाँ पर हमें इसी पॉइंट में लिखेंगे, इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार राज्य स्तरों पर आपदा प्रतिक्रिया एवं तैयारियों के समन्वय यानी होता है कोऑर्डिनेट, आपस में दोनों बैठा कर रखेंगे। समन्वय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य एक होता है जो कि केंद्र सरकार अपना एक प्राधिकरण बनाएगा और एक राज्य सरकार अपना प्राधिकरण बनाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम की क्या जो हो रहा है, प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है। यानी एक केंद्र सरकार भी प्राधिकरण अपना बना सकता है, एक राज्य सरकार भी बनाएगा, जिससे उस क्षेत्र पर हमें अच्छा से अच्छा मतलब उस चीज़ से रिलेटेड तैयारी देखने को मिले। ठीक है, अगला है भारत में चक्रवातों से संबंधित आरंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार किया जाए, जो कि आपको पता है कि IMD क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। IMD क्या, IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पता है। तो इसको सुधारना चाहिए जिससे कि पता चल जाए, समय से पहले हमें पता चल जाए कि इस क्षेत्र पर अभी चक्रवात आकर टकराने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र में जितना भी आदमी रहता है उसको हम सेफ एरिया में जाकर पहुंचा सकेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको हम सुधारेंगे। इसमें जन धन की सुरक्षा की जा सकती है। ठीक, भारत में एक इंडिया सुनामी अर्निंग वार्निंग सेंटर की स्थापना की है। ये क्या है, अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना, यानी समय से जो आपदा रहा है वो थोड़ा सा पहले हमें सूचित कर देगा कि इस क्षेत्र पर क्या आएगा, सुनामी आने वाला है। सुनामी जो कि एक जापानी शब्द है, जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इंडिया में एक इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई है, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा संचालित है। ठीक है, तो निष्कर्ष में हमें क्या लिखना था, जो हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ें या जो लिखें उसको हम संक्षिप्त में लिखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखे हैं, भारत के संवेदनशील जो ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, तटीय वाला इलाका है, वहाँ पर हमें सतत विकास के लिए आपदा तैयारी, सभी प्रकार के अवसंरचना विकास तथा जो जलवायु होता है, जलवायु अनुकूल में निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक,
तो हमें जो तटवर्ती इलाका होता है, जैसे कि हो गया गुजरात, हो गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, गोवा और पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में हमें अच्छा से अच्छा अवसंरचना का विकास करना चाहिए। अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे कि अगर चक्रवात आता है, बाढ़ आता है, तो उन क्षेत्रों पर कम से कम प्रभाव पड़े। जैसे कि आपको पता है जापान में हर साल आपको भूकंप देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ की संरचना पर कोई खास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो संरचना है उसी हिसाब से बनाया ही गया है। ठीक, तो इस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं, निष्कर्ष लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने एक मस्त आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस कर लिया कि किस प्रकार लिखना चाहिए। अगर आप और भी इस प्रकार के आंसर राइटिंग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर आपसे एक अन्य वीडियो के साथ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस विषय पर आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम उसी विषय में एक प्रश्न लेंगे और किस प्रकार आंसर राइटिंग करना चाहिए आप लोग के साथ में शेयर करूँगा।